प्राचीन भारत के इतिहास में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश सोलंकी और आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न प्रश्नों पर। हम छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर आए हैं, इनको विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक वीडियो मैं जारी कर चुकी हूं। इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन किस प्रकार था। तो भारतीय इतिहास में नगरों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता से हुआ। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा जैसे नगर तत्कालीन नगर नियोजन के उत्कृष्ट उदाहरण रहे हैं। नगरों का विकास दुर्ग के रूप में किया गया था, जिसमें परिखा, चार दीवारी, द्वार, बुर्ज, राजमार्ग, प्रासाद, कोष्ठागार, सभा, जलाशय सभी आधुनिक तत्व समाविष्ट थे। मुख्यतः पश्चिमी व पूर्वी टीलों में विभक्त नगर का पश्चिमी भाग दुर्ग था, जिसमें संभवतया राजप्रसाद व सामुदायिक महत्व के भवन निर्मित थे। इन्हें ऊंची जो प्राचीर थी उससे सुरक्षित किया गया था, जबकि पूर्वी निचले भाग में कर्मशालाएं व आम जनता के आवासीय स्थल थे। नगर की मुख्य सड़क राजपथ मोहनजोदड़ो में 10 मीटर व अन्य सड़कें 3 से 4 मीटर समकोण में काटती हुई नगर को 64 खंडों में विभाजित करती थी। सड़कें मिट्टी की बनी थी, तथापि सफाई व्यवस्था अच्छी थी। इन पर कूड़ा करकट एकत्रित करने के लिए स्थान स्थान पर गड्ढे खोदे जाते थे, जैसे हड़प्पा में प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो की जो मुख्य सड़क थी उसके दोनों ओर चबूतरे मिलते हैं, जो आधुनिक फल सब्जी के विक्रेताओं के समान फुटकर विक्रेताओं की ओर संकेत करते हैं। नगर के प्रत्येक 64 खंड में पक्की ईंटों से निर्मित भवन बने थे, जिनके मुख्य जो सुरक्षा की दृष्टि से गलियों के पिछवाड़े में इनके द्वार खुलते थे। भवन में निजी कुएं, स्नानागार आदि युक्त थे। उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। मकानों की रसोई, शौचालय आदि को सड़कों के दोनों तरफ की नालियों से जोड़ा गया था, जो आगे जाकर बड़ी सार्वजनिक नाली से मिलती थी। नालियां प्राय पत्थर ईंटों की पट्टियों से ढकी जाती थी। इनकी नियमित सफाई हेतु बीच बीच में मेन होल की भी व्यवस्था थी। विविध क्रियाकलापों हेतु स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन जैसे सामुदायिक भवन तत्कालीन सुदृढ़ नगरपालिका व्यवस्था के द्योतक थे, जबकि प्रशासकीय व व्यावसायिक महत्व की दृष्टि से श्रमिक व अन्य वर्गों के आवासीय स्थलों की एक जगह बसावट व अन्नागारों की नदी मुख के समीप अवस्थिति नगरीय गतिशीलता व आदर्श नियोजन को इंगित करते हैं। इस प्रकार सेंधव नगर अपनी विशालता के बावजूद सफाई व्यवस्था, निकासी, आदर्श बनावट, सार्वजनिक स्थलों व सुरक्षा की दृष्टि से आधुनिक नियोजित नगरों से पीछे नहीं थे। दूसरा जो प्रमुख प्रश्न है, सेंधव सभ्यता की शवादान रीतियों का उल्लेख कीजिए, यानी अंतिम संस्कार किस प्रकार सेंधव सभ्यता में किया जाता था। आज हम उस पर भी चर्चा करेंगे। सेंधव सभ्यता में शवादान दफनाना ही अंतिम संस्कार की सामान्य प्रथा थी। शव को उत्तर से दक्षिण दिशा में सीधा लेटाकर उसके साथ बर्तन, गहने व प्रसाधन सामग्री रखने की प्रथा थी, जो उनके मरणोपरांत जीवन में विश्वास को पुष्ट करता है। मोहनजोदड़ो में पूर्ण समाधान के अतिरिक्त आंशिक समाधान, पशुओं के काटने के बाद दफनाना, अस्थि अवशेषों का समाधान, कलश में राख व हड्डियां दफनाने के रूप में देखने को मिलता है। कालीबंगा में पाए गए वृत्ताकार कब्रें व लोथल में से प्राप्त युग्म शवावशेष यानी 2 समाधियों का साथ साथ मिलना हड़प्पा सभ्यता में अंतिम संस्कार की अलग अलग जो रीतियां थी उसको दर्शाते हैं। अब हम हड़प्पा जनों का पश्चिमी एशिया से संपर्क जो था उस पर चर्चा करेंगे। मेसोपोटामिया के सूसा और नुपुर, उम्मा, फारस की खाड़ी के फलेका व बहरीन से प्राप्त हड़प्पा समरूप मुहरों तथा तेल अस्मार से प्राप्त लाल मणके, हड़प्पा एम्बोजोदो तथा लोथल से प्राप्त मेसोपोटामियाई बेलनाकार मुहरों से दोनों देशों के बीच में व्यापारिक संबंधों के साक्ष्य मिलते हैं।
जिनकी पुष्टि सरगा अभिलेख में उल्लेखित मेलुहा सिंधु क्षेत्र के साथ व्यापार से होती है। हड़प्पा वासियों ने लोथल, सुतका गेंडोर, सुतका को जैसे बंदरगाहों के माध्यम से जलमार्गों द्वारा पश्चिमी एशिया के साथ आर्थिक उद्देश्य के लिए संपर्क स्थापित किए थे। अगला हमारा प्रश्न है, हड़प्पा नगरों के कच्चे माल के स्रोत कौन कौन से थे, वो कहाँ से अपनी सामग्री प्राप्त करते थे, कहाँ से भेजते थे। तो सबसे पहले तांबे की बात करेंगे। तांबा कहाँ से वो मंगाते थे, तो राजस्थान में खेतड़ी, बलूचिस्तान से वो तांबा प्राप्त करते थे। कच्चे माल के स्रोत में शीशा राजस्थान व कश्मीर से आता था। सोना कर्नाटक, कोलार के खाने जो वर्तमान में भी हैं, इसके अलावा कश्मीर से वो प्राप्त करते थे। चांदी ईरान व अफगानिस्तान से मंगवाते थे। बेदरियू मणि बदख्शा अफगानिस्तान से। फिरोजा व जेड मध्य एशिया से। गोमद, श्वेत वर्ण, स्फटिक व लाज पत्थर सौराष्ट्र व पश्चिमी तट से उन्हें प्राप्त होता था। सीपियाँ सौराष्ट्र व पश्चिमी तट से उन्हें प्राप्त होता था और लकड़ी जम्मू कश्मीर से मंगाते थे। और इस अगला जो प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा संस्कृति की उत्तरजीविता एवं सातल्य को स्पष्ट कीजिए। तो उसके बारे में अलग अलग विद्वानों में के अलग अलग जो है वक्तव्य हैं, हम सभी को एक बार विस्तार से चर्चा करेंगे। मलिक और पासेल जैसे विद्वानों का मत है कि शासन तंत्र मरता है, सभ्यता नहीं। सिंधु सभ्यता के पतन का तात्पर्य उसकी समाप्ति से नहीं अपितु उसके नागरिक चरण की समाप्ति से है। उसके बाद भी काफी सारी सभ्यताएं विद्यमान में रही। अमरी, चनुदड़ो, झूकर, रोपड़, बांडा, मिठातल जो पंजाब और हरियाणा में है, आहड़, गिलुंड राजस्थान में, हुलास जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सभ्यता की निरंतरता बनी रही। हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि सिंधु सभ्यता एकाएक खत्म नहीं हुई। सिंधु सभ्यता के बाद भी काफ़ी सारी जो उसकी सभ्यताएं थी वो उत्तर काल में चलती रही। परवर्ती हड़प्पा संस्कृति को जो है जो 1950 से 1200 BC के आसपास है वो चलती रही। पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की ये ग्राम्य संस्कृतियाँ परवर्ती परंपरा से संबंध है तथा प्रारंभिक भारतीय परंपरा का पूर्व ज्ञान कराती है। अब हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो किस प्रकार हुआ, ऐसी क्या वजह थी कि पतन यहाँ पे हुआ। हड़प्पा सभ्यता के अवसान के कारणों पे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। पुरातात्विक साक्ष्यों तथा सरगान अभिलेख मेसोपोटामिया में उल्लिखित मेलुआ शब्द के आधार पर हड़प्पा संस्कृति का अवसान 1800 BC के लगभग माना जा सकता है। इसके पतन के संदर्भ में निम्न मत प्रचलित है। सबसे पहले हम बात करेंगे आकस्मिक ह्रास की। रेक्स के अनुसार जो अशांत भूगर्भिक क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण नदियों के अनुप्रवाह पर बनने वाले जो बांध से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के कारण इन नगरों का पतन हुआ। तो सबसे पहले रेक्स मोदे ने आकस्मिक ह्रास की चर्चा की है। दूसरा, मार्शल व मेके भी इसी मत का समर्थन करते हैं। लैम्बेक्रिक और MS वत्स भी नदियों के मार्ग में परिवर्तन को सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण मानते हैं, जो कि मोहनजोदड़ो के संदर्भ में तो सत्य हो सकता है परंतु संपूर्ण सभ्यता के संबंध में सत्य नहीं हो सकता। 2000 ईसा पूर्व हुए विवर्तनिक परिवर्तनों के साक्ष्य के आधार पर DP अग्रवाल व सूद घग्गर हागरा नदियों के सूखने को सभ्यता के अवसान का कारण मानते हैं, किंतु घग्गर के सूखने का काल निर्धारित नहीं होने के कारण यह मत भी आलोच्य है। चौथा, मोहनजोदड़ो में मिले मानव कंकालों व ऋग्वेद में वर्णित पुरंदर व हरियुपयुय जैसे शब्दों के आधार पर व्हीलर मोदे आर्यों के आक्रमण को सभ्यता के विनाश का मूल कारण मानते हैं, किंतु दोनों की तिथियों में लगभग 300 वर्षों का अंतर होने के कारण यह मत भी तर्क संगत नहीं लगता। इसके अतिरिक्त कैनेडी महोदय मलेरिया जैसी महामारी व RR सानी भारी जलप्लावन को पतन के लिए उत्तरदायी मानते हैं। क्रमिक ह्रास का सिद्धांत। स्टीन
A.N. घोष व फेयर सर्विस जैसे विद्वानों के अनुसार जनसंख्या वृद्धि, अधिक कटाई व सूखे से उत्पन्न पारिस्थितिकीय असंतुलन से सभ्यता का पतन हुआ। निष्कर्षतः किसी एक कारण को समान रूप से संपूर्ण सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न नगरों के पतन में भिन्न भिन्न कारणों का योगदान था। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है उसके बारे में अनेक मत प्रचलित है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।